हाय दोस्तों, मेरा नाम सानिया है। मैं इलाहाबाद की रहने वाली हूँ। मैं एक बहुत ही बड़े परिवार से हूँ। मेरे पापा इलेक्ट्रॉनिक्स के एक बहुत बड़े व्यापारी हैं और उनका एक दोस्त है जिसका नाम है मनोहर, जो कि पापा की कंपनी में पार्टनर भी है, जिनको मैं चाचा कहती हूँ। वो कनाडा में रहते हैं और वहीं से हमारा बिजनेस संभालते हैं। वह बिजनेस के सिलसिले में ही भारत आते हैं। इस बार कई सालों बाद वो भारत आए थे, तो वह पापा को सरप्राइज़ देना चाहते थे, तो वह पापा को बिना बताए ही भारत आ गए। बेंगलोर में अपनी मीटिंग ख़त्म करके चाचा सीधे दिल्ली हवाई अड्डे पहुँचे और हवाई अड्डे से टैक्सी लेकर वहाँ से हमारे घर इलाहाबाद आ गए। मेरी मम्मी और पापा दोनों ही मेरे सगे चाचा की बेटी की शादी में दिल्ली गए हुए थे। डोर बेल बजती है, छोटा भाई जाकर दरवाज़ा खोलता है, चाचा को नमस्ते करके अंदर ले आता है। मेरा डांस कंपटीशन था, इसलिए मैं और छोटा भाई घर पर ही रुक गए थे और हमें अकेला देखकर हमारी दादी भी घर पर ही रुक गईं। दादी से मिलने के बाद चाचा ने जब पूछा कि दामोदर यानी कि मेरे पापा कहाँ हैं, तो दादी ने बताया कि दामोदर और बहू दोनों शादी में दिल्ली गए हुए हैं। अभी दादी और चाचा बात ही कर रहे थे कि मैं उनकी आवाज़ सुनकर बाहर वाले कमरे में आ गई और चाचा को देखकर बहुत खुश हुई और तुरंत जाकर चाचा से लिपट गई। चाचा मेरे लिए कनाडा से एक बहुत ही सुंदर और बड़ी सी डॉल लाए थे, जिसे देखकर मैं बहुत ही प्रफुल्लित हो उठी। और मेरे छोटे भाई शुभम के लिए सोनी का एक वीडियो गेम लाए थे। मैंने उन्हें उनका कमरा दिखाया और फ्रेश होने के बाद उन्हें चाय नाश्ता वगैरह कराया। बातों ही बातों में समय कैसे बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। मेरी दादी उन्हें बचपन से जानती थी, क्योंकि वह मेरे पापा के पुराने दोस्त थे। अभी किचन में खाना बना ही रही थी कि उन्होंने विस्की की फरमाइश कर दी। हालांकि मुझे भी पता था कि उन्हें विस्की बहुत पसंद है और मेरे घर पर पापा की विस्की अधिकतर रहती ही थी, तो मैंने उन्हें विस्की सर्व कर दी। चाचा विस्की पीने बैठे तो मेरे सर पर हाथ रखकर बोले कि तू कितनी बड़ी हो गई है सानिया। इतना सुनकर दादी मुस्कुराते हुए बोली, आप लोग बातें करिए, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। तभी चाचा ने पैग पीते हुए कहा, अरे सानिया, तू तो बड़ी हो ही गई है और ऊपर से नीचे तक तेरी हर चीज़ भी बड़ी हो गई। चाचा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैं एकदम से चौंक गई और धीरे धीरे मुझे कुछ होने सा लगा था, क्योंकि वो 20-21 की उम्र कुछ होती ही ऐसी है। मैं एकदम शर्मा गई और आपके लिए शराब लेकर आती हूँ कहकर किचन में चली गई। मेरी सांसें तेज हो गई थीं, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था और किचन से निकलते वक्त बाहर लगे शीशे में खुद को देखकर मैं शर्माने लगी। तभी कमरे से चाचा की आवाज़ आई, अरे सानिया, सलाद नहीं मिला क्या? मैं दौड़कर कमरे में गई और सलाद की प्लेट उनके सामने रख दी। प्लेट मेज पर रखते समय चाचा की नज़रें मेरे सीने की तरफ ही थीं। मैं उनसे नज़रें चुराते हुए प्लेट रखकर तुरंत सामने सोफे पर बैठ गई। तभी दादी बोली कि मैं सुहाना को खाना लगाने को बोल रही हूँ, जिसे खाना हो आ जाए। भाई, मैं तो खाकर सोने जा रही हूँ, तुम लोग पहले खाना खा लो फिर बातें करना। इतना सुनते ही मैंने दादी से कहा कि दादी, मैं अभी रुक कर खाऊंगी, तो मेरे पीछे पीछे चाचा ने भी बाद में खाने की हामी भर दी। चाचा शराब पीते पीते मेरी ओर ही देख रहे थे और ना चाहते हुए भी मेरी नज़र उनकी चोर नज़रों से जाकर टकरा जा रही थी। कुछ पैग लगाने के बाद चाचा ने मुझे विस्की ऑफर कर दी और बोले, अरे सानिया, शराब पीने का मज़ा अकेले नहीं आता है, तुम मुझे कंपनी नहीं दोगी क्या जी? तो मैंने आश्चर्य भरी आवाज़ में बोला, अरे नहीं चाचा, मैं ये सब नहीं पीती हूँ। तो इस पर वो अपनी अजीब आवाज़ में बोले, तो क्या पीती हो जी? तभी दादी ने आवाज़ लगाई कि सानिया बेटा, मैंने खाना खा लिया है, सोने जा रही हूँ, तुम लोग भी खा लेना। मैंने दादी को ओके बोला तो वो सोने चली गई। चाचा एक गिलास में फ्रेश पैक बनाकर मेरी ओर बढ़ाने लगे और अपनी जगह से उठकर मेरे बगल में आकर बैठ गए और बोले, लो ना सानिया, एक पैग में क्या हो जाएगा, कम ऑन, अब तुम जवान हो चुकी हो, अपने प्यारे चाचा की इतनी सी बात नहीं मानोगी क्या? उन्होंने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा। उनका हाथ अपने जिस्म पर लगते ही मैं एकदम से सिहर उठी और लाख मना करने के बावजूद भी मैंने पैग हाथ में लेकर मुंह से लगा लिया और एक बार में ही सारा ख़त्म कर दिया। उन्होंने सलाद की प्लेट मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा, कैसा लगा सानिया? बेवजह ही तुम डर रही थी, बताओ कुछ हुआ क्या? नहीं ना, मैंने सर झुकाकर उनकी बातों में धीरे से अपनी सहमति जताई। तो इस बार उन्होंने फिर से 2 पैक बना दिए
और अब की वो मेरे कंधे पर अपना हाथ रखकर अपने हाथों से मुझे पैग पिलाने लगे। मैंने स्लीवलेस टॉप पहन रखा था, तो उनके शरीर का स्पर्श मैं साफ महसूस कर रही थी। और जब वो मेरे होठों तक पैग लेकर आ रहे थे तो उनकी गर्म सांसों से मुझे अजीब सा हो रहा था। मैं बहुत छोटी थी, इन सब बातों से अनजान कि आखिर चाचा के मन में चल क्या रहा है। कई बार मना करने के बाद भी उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे मुंह में पैग डाल दिया। इस बार का पैग काफ़ी कड़वा था। साफ पता चल रहा था कि इस बार चाचा ने हार्ड पैग बना दिया है। मैंने जल्दी जल्दी तुरंत ही 2 मसालेदार खीरे मुंह में डाल लिए। अब मुझे धीरे धीरे नशा होने लगा था। मैं हंस हंस के चाचा से बात करने लगी थी और मुझे नशे में देखकर उन्होंने अपना पैग भी मुझे पिला दिया। जब मैं पूरी तरह से नशे में हो गई तो वो मेरे घने रेशमी बालों को खोलकर उन्हें सहलाने लगे और दूसरे हाथ को मेरे सीने पर रख दिया। मुझे पता नहीं कैसा अजीब सा एहसास हो रहा था। मैं नशे में तो थी ही, पर मुझे उनकी हरकत साफ पता चल रही थी। और इससे पहले कि बात कुछ ज़्यादा बिगड़ती, मैं झटके से उठी और उनसे बोली, चलिए अब खाना खाते हैं, कहकर डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गई। तो वो भी पीछे पीछे आके चेयर पर बैठ गए। मैंने जल्दी जल्दी थोड़ा सा खाना खाया और चाचा के उठने से पहले ही अपने कमरे में जाकर लाइट बंद करके लेट गई। मैं काफ़ी देर से सोने की कोशिश कर रही थी, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे बार बार चाचा की हरकतें याद आ रही थीं। तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा खुलता है और लाइट जल जाती है। चाचा मेरे बिस्तर के पास आकर मेरी चादर खींचते हुए कहते हैं कि उठ जाओ सानिया, मैं जानता हूँ तुम्हें नींद नहीं आ रही है। उनकी आवाज़ सुनकर मैं सोने का नाटक करने लगी। डर के मारे अंदर ही अंदर मेरी सांसें तेज हो गईं। मुझे चाचा की हरकतों में गंदी हरकत साफ दिख रही थी। छोटा भाई दूसरे कमरे में सो रहा था और दादी भी गहरी नींद में थी और मैं भी नशे में थी। मुझे डर लग रहा था कि अगर मैं दादी को अपनी मदद के लिए बुलाती हूँ और अगर वो मुझे नशे में देख लेंगी तो मेरी तो खैर नहीं, और अगर ये नशे वाली बात मेरे पापा को पता चली तो वो तो मुझे मार ही डालेंगे। मैं एक अजीब सी दुविधा में थी। इतना ज़्यादा डर में होने की वजह से मेरा नशा लगभग ख़त्म हो गया था। मैंने अपनी चादर को ज़ोर से पकड़ रखा था और डर से ज़ोर से अपनी आंखें मूंद रखी थीं। मैंने अपने होठों को अपने दांतों से इतनी तेज़ दबा रखा था कि मेरे होंठ कट गए थे। तभी चाचा ने उठो सानिया उठो कहते हुए मेरी चादर को ज़ोर से खींच के मुझसे अलग कर दिया। चादर हटने के बाद मैंने तकिए में अपना चेहरा छुपाकर अपने पैरों को ज़ोर से सिकोड़ लिया। अब मुझे बिना चादर के देखकर चाचा का दिमाग खराब होने लगा और उन्होंने मेरे कमरे का दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा दी। वो धीरे से हाय सानिया कितनी खूबसूरत हो तुम यार कहते हुए मेरे बगल में सटकर लेट गए और अपने मजबूत बाजुओं में मुझे भरकर पीछे से मेरी पीठ चूमने लगे। मैं रोने लगी थी। मेरी सुगबुगाहट सुनकर वो मेरे गाल पकड़ने की कोशिश करने लगे, पर मैंने ज़ोर से अपना चेहरा तकिए में दबा रखा था। जब उन्हें मेरा चेहरा नहीं मिला तो वो बैठकर मेरे पैरों को अपने हाथ से सहलाने और दबाने लगे और धीरे से मेरे पैजामे में हाथ डालकर उसे उतारने की कोशिश करने लगे। मैंने अपने पैरों को और ज़ोर से सिकोड़ लिया और ज़ोर ज़ोर से रोते हुए गिड़गिड़ाने लगी कि चाचा जी छोड़ दो मुझे, ये आप क्या कर रहे हैं, मैं आपकी बेटी की तरह हूँ, प्लीज़ छोड़ दीजिए। पर उन पर तो जैसे आज गंदा काम करने का भूत सवार था। उस समय तो ऐसा लग रहा था कि आज वो मुझे चबा ही जाएंगे। उन्होंने झटके से मेरी दोनों टांगों को खोलते हुए कहा, सानिया अब तू जवान हो गई है, तेरा बॉयफ्रेंड नहीं है क्या? उनकी ऐसी बातें सुनकर मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैं यही सोच रही थी कि किसी तरह दादी यहाँ आ जाती तो मुझे बचा लेती, पर दरवाज़ा बंद होने की वजह से आवाज़ बाहर नहीं जा रही थी। मैं खुद को बहुत ही असहाय महसूस कर रही थी। तभी ना जाने कहाँ से मुझ में इतनी ताकत आ गई कि मैंने ज़ोर से अपने दोनों पैरों से झटका मारा और पैरों के ठीक पीछे बैठे चाचा को दे मारा। नशे में होने के कारण वो हल्का सा धक्का उन्हें जोर का लगा, जिसकी वजह से चाचा सर के बल से बेड से नीचे गिर गए
और गिरते वक्त उनका सर बेड के पीछे रखे एक स्टूल से जा टकराया और वो बेहोश हो गए। मैं उन्हें देखे बिना ही तुरंत दरवाज़ा खोलकर दादी दादी चिल्लाते हुए कमरे से बाहर निकल गई। मेरी चीख सुनकर दादी तुरंत उठ गईं और मुझे पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। उन्हें लगा कि मैंने कोई बुरा सपना देखा है, पर मेरी हालत देखकर, मेरे बिखरे हुए बाल और रोने सी सूजी हुई आंखें देखकर वो घबरा गईं और पूछने लगीं, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, बोलो। तो मैंने एक वाक्य में उन्हें सब बता डाला। मैंने कहा कि दादी मुझे बचा लो, चाचा मेरे साथ गंदी हरकत कर रहे हैं। और इतना कहते ही मैं खुद को उनके सीने में छुपाकर जोर जोर से रोने लगी। दादी एकदम हैरानी से मुझे कस के पकड़कर, कहाँ है वो कमीना, कहते हुए उठ खड़ी हुई और मेरे कमरे में पहुंची। कमरे में पहुंचते ही हमने देखा कि एक गाढ़े खून की धारा बेड के नीचे से बहकर दरवाजे की तरफ आ रही है, जिसे देखकर मैं जोर से चिल्ला उठी। दादी ने मुझे चुप कराने की कोशिश की, पर मैं चिल्लाए जा रही थी कि मैंने नहीं मारा है इन्हें, मैंने नहीं मारा। दादी ने बिना समय गंवाए झट से एम्बुलेंस को बुलाया और चाचा को हॉस्पिटल पहुंचाया और साथ ही साथ फ़ोन करके मम्मी पापा को भी जल्दी हॉस्पिटल आने को बोला। कुछ ही घंटों में मम्मी पापा भी घबराए हुए हॉस्पिटल पहुंचे और मुझे सही सलामत देखा तो उनकी जान में जान आई। उन्होंने हैरत से दादी से पूछा कि कौन एडमिट है, माँ इतनी जल्दी हमें क्यों बुलाया। तो दादी बोली कि रुके रहो, सब्र करो, सब बताती हूँ। थोड़ी ही देर में डॉक्टर आता है और दादी से कहता है कि अब डरने की बात नहीं है, मनोहर अब खतरे से बाहर है। मनोहर का नाम सुनते ही पापा घबरा कर अंदर आते हैं और अपने दोस्त को इस हालत में देखकर परेशान हो जाते हैं। उनके मन में बहुत सारे सवाल गूंजने लगते हैं कि ये इंडिया कब आया, घर कब आया, चोट कैसे लगी, वगैरह वगैरह। तभी पीछे से दादी पापा को आवाज़ लगाती हैं कि परेशान मत हो दामोदर, घर चल, सब बताती हूँ। सुबह हो चुकी थी। हम लोग मनोहर चाचा को डिस्चार्ज करा के घर ले आए। उनका सारा नशा अब उतर चुका था, इसलिए वो किसी से नज़र नहीं मिला पा रहे थे। पापा उनसे बार बार पूछ रहे थे कि आपको चोट कैसी लगी, पर वो कुछ बता नहीं रहे थे। पापा ने दादी से पूछा तो दादी ने चिल्लाते हुए कहा कि इसी कमीने से पूछो कि इसे चोट कैसी लगी। दादी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पापा को कुछ कुछ शक होने लगा। उन्होंने दादी को डांटते हुए पूछा कि साफ साफ क्यों नहीं बताती हो आप। तो दादी ने भी झुंझलाते हुए बोल दिया कि ये तुम्हारी बेटी के साथ गंदा काम कर रहा था। दादी के मुंह से ये सुनकर मम्मी वहीं सोफे पर गिर गईं और फटी आंखों से पापा मनोहर चाचा की ओर देखने लगे। चाचा तुरंत ही मुकर गए, बोले नहीं यार, तेरी माँ झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इतना सुनते ही दादी दौड़ के कंप्यूटर के पास गई और मेरे कमरे में लगे कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखाने लगी। उसमें साफ साफ दिख रहा था कि चाचा किस तरह से मुझसे ज़बरदस्ती कर रहे थे। पापा ने रिकॉर्डिंग देखते ही चाचा को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा और इससे पहले कि चाचा अपनी सफाई में कुछ कहते, उन्हें फिर से एक थप्पड़ जड़ दिया। पापा गुस्से में अपनी कार की तरफ भागे और कार से अपनी पिस्तौल लाकर चाचा के ऊपर तान दी। ये देखकर मम्मी और दादी उन्हें पकड़ने लगीं। बड़ी मुश्किल से पापा काबू में आए और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इसे नहीं मारूंगा, पर इसे जेल भेजूंगा। तभी मैंने पापा से रिक्वेस्ट की कि चाचा को जेल ना भेजें, नहीं तो कामना की ज़िंदगी खराब हो जाएगी। कामना मनोहर चाचा की बेटी थी, वो भी मेरे ही बराबर थी, पर उसकी माँ नहीं थी। चाचा के अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। मेरे कई बार कहने पर पापा ने मेरी बात मान ली और उसी दिन पापा ने उन्हें अपनी पार्टनरशिप से हटा दिया और उनके हिस्से के 40 लाख रुपए उन्हें देकर उन्हें कंपनी से भी निकाल दिया। अब मनोहर चाचा का हमारे यहाँ से रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। अब वो क्या करते हैं क्या नहीं हमें कुछ नहीं पता, पर उस दिन की घटना से मुझे गहरा सदमा पहुँचा। अब मैं घर पर अकेले रहने से बहुत डरती हूँ। हमें कभी भी अपने परिवार के अलावा किसी पर भी हद से ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए और कोशिश यही करनी चाहिए कि ऑफिस की दोस्ती ऑफिस तक ही रहे। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी बहुत बड़ी सीख दे के जाती है। आपको किसी पर भरोसा नहीं करना है, चाहे वो कितना भी अपना क्यों ना हो। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद ज़रूर आई होगी। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है
कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ में घंटी जो आपके दाहिने तरफ दिखती है उसको दबाकर ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि मेरी सारे आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिलें। और दोस्तों, इस तरह की स्टोरीज़ पाने के लिए सबसे सस्ते स्टोरीज़ हमारे अबाउट चैनल पर जाके मिल जाएंगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी तक। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, आबाद रहिए।